औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हमारी क्लास आज फ़र्स्ट ईयर की है इस वक्त, और फ़र्स्ट ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 कारवान पब्लिशर की किताब से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है, हम वो पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, लास्ट टाइम मैंने 5 कॉइन्स के साथ एग्ज़ाम्पल की थी, और आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम सिंगल डाइस और 2 डाइस का काम करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और इल्म अल्लाह से मांगते हैं कि ए हमारे रब हमें इल्म में ये 3 खूबियों के साथ अता फरमा। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे प्यारे अल्लाह हम सबको अता कर दे इल्मन नाफ़िअन, इल्म नफ़े वाला, वासिअन वसी, हमीकन गहराई वाला। इन 3 खूबियों के साथ हम अपने परवरदिगार से अपना इल्म तलब करते हैं और हम तालिबे इल्म बनते हैं। नाफ़े, नफ़े वाला, ऐसा इल्म जो हमें नफ़ा दे, हमारे आने वाली नस्लों को नफ़ा दे, क़यामत तक आने वाले हर इंसान हमारे इल्म से नफ़ा ही नफ़ा हासिल करे। ए अल्लाह हमारे इल्म से फैज़ जारी कर दे क़यामत तक के लोगों के लिए। हमें जो इल्म हम अता करें वो मशरिक़ों से शुरू हो और मग़रिबों तक जाए, और उसकी गहराई इतनी हो कि 7 आसमानों से शुरू हो और 7 ज़मीनों की तह तक चली जाए। यानी कि कायनात में जितना भी इल्म है वो सारा अता कर दे। इसके साथ मोहब्बत रसूल के लिए हम दुरूद इब्राहीमी को समझ के पढ़ते हैं एक एक लफ्ज़। अल्लाह मतलब मेरे अल्लाह। अगर अल्लाह के साथ हुम्मा लगा दें तो मतलब बनता है ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे खालिक। अल्लाहुम्मा सल्ले, अल्लाहुम्मा सल्ले आला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आला का मतलब होता है पर, और यहाँ पे मुहम्मदिन पढ़ा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्ले रहमत नाजिल फरमा, हुम्मा है और यहाँ पे अल्लाह। अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह, सल्ले रहमतें नाजिल फरमा, आला पर, मुहम्मदिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वाह आला, और पर, वाह का मतलब और वाह आला पर। आले मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर भी। और यहाँ पे वाह का मतलब और हो गया, आला पर, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद पर भी रहमतें नाजिल फरमा। कमा, जिस तरह, सल्लैता, ए प्यारे अल्लाह
जिस तरह आपने रहमतें नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, आला इब्राहीमा यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका बेशक हमीदुन तमाम की तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, मजीद और आपकी शान सबसे आला है। यहाँ पे हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमतें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत नाजिल फरमाई, अल्लाह ने अपनी रहमत, अपनी नेमत, अपना बेटा एक अता किया और उम्र के आखिरी हिस्से में तो ये अल्लाह की रहमतें थीं। फिर उसके बाद अल्लाह ने रहमत, उससे पहले जब आग में डाले जा रहे थे तो उस आग को अल्लाह ने सलामती वाली आग बना दिया। ये रहमत जिसके लिए इकबाल उठ बैठा और इकबाल ने कहा, हो अगर ईमान इब्राहीमी पैदा, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला ईमान अगर पैदा हो अगर ईमान इब्राहीमी पैदा आज भी, अगर आज के दौर में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान पैदा हो जाए तो क्या होगा? आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा आज भी। तो वो जैसे उस वक्त उस ईमान के साथ आग ने अंदाज़े गुलिस्तां पैदा किया था, आज भी आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो वो अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत थी। फिर जब अपने बेटे की कुर्बानी के लिए हुक्म हुआ और इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे जब छुरी रख दी गई तो फिर अल्लाह की रहमत आई। जब ऐसा ईमान था कि यही हुक्म है, इसी की तामीर की जाएगी, तो उस हुक्म के इस तरह उसने सिखाया कि इस तरह रहमतें आती हैं। तो हमें भी आज के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान पैदा करने की ज़रूरत है। तो हम कोशिश करते हैं कि दरूद इब्राहीमी का ये जो पहला हिस्सा हमने सीखा और दूसरे हिस्से में सिर्फ़ एक लफ्ज़ बदलेगा, सल्ले की जगह पे अल्लाहुम्मा बारिक, बारिक का लफ्ज़ आ जाएगा। सल्ले की जगह पे बारिक, बरकतें। तो मतलब दोनों का तकरीबन एक ही है, रहमतें नाजिल फरमा और बरकतें नाजिल फरमा। तो दरूद इब्राहीमी का ज़िक्र आप किया करें, इससे दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा होती है। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। हम सबसे पहले सिंगल डाइस की बात करते हैं। हमारी एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल नंबर 6। ये याद रखिएगा, मैं शुरू दिन से बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल्स आपकी किताब में नहीं हैं। अगर किताब में हैं लेकिन उनको उन्होंने बहुत मखसूस करके उसमें से 2 या 4 बातें पूछी हुई हैं। हम यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन हम बनाते हैं और उनका आंसर्स दे देते हैं। ये वो एग्ज़ाम्पल्स इस तरह की बनाई गई हैं आप लोगों के लिए, मैंने ख़ुद बनाई हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे हम बात करते हैं सिंगल डाइस इज़ रोल्ड। अगर हम सिंगल डाइस, एक डाइस, ये वाली डाइस नहीं, सब बच्चों को मालूम होगा, जिसके साथ हम लूडो खेलते हैं उसको भी हम डाइस कहते हैं। उसको थ्रो करते हैं, उसको रोल करते हैं, तो टोटल आउटकम कितने आते हैं? जैसे कॉइन को थ्रो किया, टॉस किया, तो उस पे हेड या टेल 2 आउटकम बनते हैं। जब हम सिंगल डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें आउटकम कितने होते हैं? आउटकम, बल्कि टोटल आउटकम इज़ इक्वल टू
6। और वो क्या हो सकते हैं आपको मालूम है, वो यहाँ पे सिंगल डॉट भी आ सकता है, यहाँ पे 2 डॉट्स आ सकते हैं, फिर यहाँ पे एक ये भी होता है 3 डॉट्स के साथ, फिर 4 डॉट के साथ होता है, फिर 5 डॉट्स के साथ होगा और फिर 6 डॉट के साथ होता है। इसको हम 1 2 3 4 5 और 6 लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास आउटकम आ गए। ये क्या है हमारे पास आउटकम, या उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लें या इस तरह रिप्रेजेंट कर लें। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस या 1? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, या फिर इसको हम 1 भी कहते हैं। What is the probability of an ace when single dice is rolled? क्या प्रोबेबिलिटी है एस आने की, यानी कि 1 आने की? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लिख लें, या इसकी जगह पे एस लिख लें। टोटल आउटकम तो 6 है। अब इन 6 आउटकम में से 1 कितनी टाइम है? 1 सिर्फ एक दफ़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/6। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये होगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हेन सिंगल डाइस इज़ रोल्ड? तो यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ 2 लिख लेते हैं। 6 टोटल आउटकम है, यहाँ से कितने 2 हैं इनमें? ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास टोटल आउटकम है। इनमें से कितने हैं आउटकम जो कि 2 को फेवर कर रहे हैं? एक तो ये है और कोई 2 नहीं है, तो 1/6। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3? इट इज़ आल्सो 1/6, क्योंकि 3 भी 1 है। फिर प्रोबेबिलिटी, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4? फिर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6? हाँ जी बताइए, 4 कितनी टाइम है हमारे पास जो आउटकम है? सिर्फ एक दफ़ा, और टोटल 6। 1/6 1/6। अब 6 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, वो उनका आंसर 1/6 होगा। ये 6 सवाल तो ये बन गए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर? आप बताएं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर व्हेन सिंगल डाइस इज रोल्ड। जब हमने एक डाइस को रोल किया तो उसमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर बताएं जी कौन से हैं? ये ऑड नंबर है 1 3 और 5, 3 ऑड नंबर हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? टोटल आउटकम तो 6 है, लेकिन उसको 3 फेवर कर रहे हैं। इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, इसे 0.5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों को पता चल चुका होगा कि वो पूछ सकता है इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की क्या होगी? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 और 6। कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं इवन नंबर को? 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 आउट ऑफ 6, इट्स 1/2, इट्स आल्सो 0.5। यहाँ पे ऑड नंबर हम वैसे अपनी आसानी के लिए 1 3 और 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर 2 4 और 6 लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑड नंबर है और ये इवन नंबर 3 है, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर जो हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1, उसके 2 डिवाइज़र हों। उसके कितने डिवाइज़र हों?
2। अगर उसके 3 डिवाइज़र हैं, 4 डिवाइज़र हैं तो प्राइम नंबर नहीं, और अगर उसका 1 डिवाइज़र है तो भी प्राइम नंबर नहीं। फर्स्ट कंडीशन, उसके 2 जो हैं ना लाजमी डिवाइज़र हों, 2 डिवाइज़र होने चाहिए। और वो 2 कौन से होने चाहिए? एक वो खुद हो और एक 1 हो। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब बहुत से बच्चे 1 को प्राइम नंबर कहते हैं, हालांकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 के कितने डिवाइज़र हैं? एक, कि वो 1 के टेबल में आता है, और किस में आता है? और तो किसी में नहीं आता। इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर यहाँ पे कौन कौन से होंगे? 2। अब 2 जो है या तो वो 2 के टेबल में जाएगा अपने आप पे, या वो 1 के टेबल में बस। 3 और 5, ये 3 हमारे पास प्राइम नंबर हैं। लिहाजा 3 आउटकम फेवर कर रहे हैं प्राइम नंबर को, डिवाइडिंग बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि वो आपसे पूछे डिविजिबल बाय 2, तो बताएं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2। 2 पे डिवाइड होने वाले जो आपके पास हैं वो कितने हैं? 2 पे डिवाइड होने वाले तो 3 हैं। कौन कौन से? यहाँ पे लिख लेते हैं। डिविजिबल बाय 2 इज़ इक्वल टू 2, 4 और 6। लिहाजा इसका आंसर क्या होगा? 3/6। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3? 3 पे डिवाइड होने वाले, तो पहले हम यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 लिख लेते हैं। 3 है और 6 है, तो यहाँ पे 2/6 आंसर आ जाएगा। अब वो आपसे पूछे कि बताएं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 4, तो 4 पे डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं? डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं जो 4 पे डिवाइड होते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, वो है 4। लिहाजा 1/6 ये आंसर है। ठीक है, इस तरह के बेशुमार क्वेश्चंस जो पॉसिबल बन सकते हैं वो आप ख़ुद सोचें और उनके बाद उन्हें सॉल्व करें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5? 5 से ज़्यादा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 6 है, तो 1/6। अगर वो ये पूछ ले व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3, अगर वो पूछता है प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी मोर देन 3 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 3 इज़ इक्वल टू 4, 5 और 6। लिहाजा 3 आउटकम फेवर कर रहे हैं, टोटल 6। अगर वो ये पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी बताएं किसकी? एट लीस्ट 3 की, तो एट लीस्ट 3 में कौन कौन शामिल होंगे? एट लीस्ट 3। एट लीस्ट 3 का मतलब होता है कम से कम 3, इससे कम नहीं। 3 और 3 से ज़्यादा, तो इसका मतलब 3 भी शामिल, 3, 4, 5 और 6। लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4 आउटकम फेवर आउट ऑफ 6, तो एट लीस्ट 3। ये हमारे पास इस अंदाज से ये सवाल बनते हैं क्वेश्चंस, और इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं। फिर हम देखते हैं आगे चलकर कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है वो 2 डाइस की है, और तकरीबन बहुत से सवाल ऐसे हैं जो 2 डाइस पर मुश्तमिल हैं। आज हम उन कोशिश करेंगे कि 2 डाइस वाले जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं है कि सारे कर लिए जाएं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको दूं तो फिर उसके बाद आप उसे सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चंस आपके ज़िम्मे लगाएंगे, कुछ हम करेंगे, इस तरीके से ये मामला सही हो जाएगा जनाब। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर
7 की। rolled, 2 dice are rolled. When 2 dice are rolled, so the total outcome is 6 raised to power 2, because सिंगल डाई पे 6 आउटकम है। तो अब जितनी आपके पास डाइज होंगी वो उसकी पावर में लिख देंगे तो टोटल आउटकम बनेगा। अगर 2 डाइज हैं तो 6 रेज टू पावर 2 लिखेंगे। जैसे हम कॉइन में, जैसे हमने कॉइन को टॉस करते हुए 5 कॉइन्स को टॉस किया तो 2 की पावर 5 क्यों लिखी? क्योंकि कॉइन की जब बात हो रही है तो उसमें हेड या टेल सिर्फ 2 आउटकम हैं। तो 2 रेज टू पावर 3 व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, 2 रेज टू पावर 5 व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस। इसी तरह अगर सिंगल कॉइन है, सिंगल डाइज है तो 6 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 6। अगर 2 डाइज हैं तो 6 रेज टू पावर 2 36। 3 डाइज हैं तो 6 रेज टू पावर 3 216। तो आउटकम कितने बन जाएंगे? 216, 216। तो जनाब हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल आउटकम की। टोटल आउटकम 6 रेज टू पावर 2, इट्स 36। अब आपके पास 36 सैंपल बनेंगे। कितने सैंपल बनेंगे? 36 सैंपल। कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं जनाब। 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास सिंगल डाई, एक डाइस को थ्रो करें तो हमारे पास ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक होगी जनाब बात। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड डाइस की। यहाँ पे बात हो गई फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड डाइस। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जनाब, ये हमारे पास 36 आउटकम बनेंगे। 36 क्योंकि टोटल आउटकम हमारे 36 है। अब हम आउटकम बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक होगी बात। इसके साथ हम ये वाला 1 अगर इसके साथ मिलाएंगे तो आउटकम 1 1 बन सकता है, 2 और 1 हो सकता है, 3 और 1, 4 और 1, 5 और 1 और 6 और 1। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके साथ 2 हो सकता है, यहाँ पे 4 के साथ भी 2 और 6 के साथ भी 2। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ क्या हो सकता है? वेरी गुड, 3। ये अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? 4। तो ये हमारे आउटकम बन जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 और इसके साथ हमने क्या लगाना है? 5। तो ये हमारे कितने आउटकम बन गए? 36 आउटकम। 1 2 3 4 5 और 6 और इसके साथ हम 6 लिख देंगे तो ये हमारे पास 36 आउटकम बन गए। इन 36 आउटकम के साथ हम देखते हैं, या तो वो हमसे पूछेगा सम
या फिर वो पूछेगा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आज हम इस लेक्चर में हम सम की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं कि सम के क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं और सम के बारे में कैसे पूछा जा सकता है। जब हम यहाँ पे जमा करेंगे, जब हम लूडो खेलते हैं 2 डाइस के साथ तो थ्रो करते हैं। जब हमने दोनों डाइस को थ्रो किया 2 6 आ सकते हैं, 5 और 6 आ सकता है, इसी तरह 6 या 5 भी आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 4 4 हो सकता है, 2 3 कुछ भी आएगा। हमने उन दोनों को प्लस करना है। प्लस करके हम ब्लॉक्स को आगे चलते हैं। अब प्लस करने में कम से कम क्या होगा, कम से कम यानी कि हम कम से कम कितने ब्लॉक्स आगे चल सकते हैं व्हेन वी आर प्लेइंग 2 डाइस। तो सम करने से कम 2 आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 + 6 12 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है इसका टोटल कितना है। इसका टोटल 2 है। इसी तरह मैं अगर इसको देखूं 1 और 2 या 2 और 1, इन दोनों का टोटल कितना है 3। फिर इसी तरीके से हम इनका टोटल देखें 3 + 1 4, 2 + 2 या 1 + 3, इनका टोटल 4 हो गया। फिर हम यहाँ से इस ब्लॉक को देखें तो 4 + 1 क्या होता है 5, 3 + 2, 2 + 3 और 1 + 4, इन सब का टोटल 5 आ गया। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर इनका टोटल देखेंगे तो इनका टोटल 6 नज़र आ रहा है। फिर हम इनका टोटल देख लें तो इनका टोटल हमारे पास 7 आ गया। फिर इसी तरह 6 + 2 6 7 8, 5 + 3 8, 4 + 4 3 एंड सो ऑन, इनका टोटल 8 आ जाएगा। फिर इस तरह इन सब इसका और इसका टोटल क्या आ गया 9, और फिर इन तीनों का टोटल हमारे पास 10 आ जाएगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे टोटल 11 आ गया और इसका टोटल 12 आ गया। तो सम करने से जो टोटल आएगा वो आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मेरा ख्याल है बच्चों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि सम करने से वो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 आएगा। क्वेश्चन क्या रेस बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ 2। What is the probability of sum is 2 when 2 dice are rolled या when a pair dice are rolled। हम यहाँ पे सवाल लिखते हैं जनाब। हमारे पास क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताएं किसकी, when sum is equal to 2। अच्छा जी, sum is equal to 2 आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम कितने हैं 36। हम यहाँ पे नीचे तो 36 लिखेंगे। सम इज इक्वल टू 2, ऐसे आउटकम जिनका सम 2 है जी, कितने हैं सिर्फ 2 जो सम है वो 1 1 एक आउटकम है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, वेरी गुड, बच्चों को अब समझ आ गई है। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 3। What is the probability sum is equal to 3? What is the probability sum is equal to 3 when pair dice are rolled? जब हम 2 डाइस को रोल करें तो प्रोबेबिलिटी 3 की क्या होगी। यहाँ पे 3, ये जो मैंने आपको ब्लू कलर की लाइंस के साथ इसको सेपरेट कर लिया, इसमें आपको गिनने में आसानी होगी। 3 सम ये है, जब सम किया तो 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, और किसी का सम 3 है बिल्कुल नहीं। कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं सम इज इक्वल टू 3 के लिए, वो हैं जनाब 2, तो 2/36। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा जनाब, प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 4, फिर पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 6, probability sum is equal to 7, probability sum is equal to 8,
प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 9, इसी तरह प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 10, फिर पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 11 एंड प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 12। ये है जी पॉसिबल क्वेश्चंस। अगर वो पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 7, तो फिर देखेंगे 7 वाले आउटकम वो ये हैं 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 3 + 4 2 + 5 और 1 + 6, ये इन सब का सम 7 है। 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 आउटकम ऐसे हैं जिनका सम 7 है, लिहाजा इसका 6/36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 10, 10 आने की प्रोबेबिलिटी बताएं जी। व्हेन पेयर डाइज आर रोल्ड, अब 10 वाला कॉलम तलाश करें। ये हमारे पास 10 वाला कॉलम है और इसमें देखेंगे 1 2 और 3 आउटकम है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 3/36। 3/36। सम इज इक्वल टू 4 वाले आउटकम 1 2 3, तो यहाँ पे 3/36। सम इज इक्वल टू 5 वाले आउटकम 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आ जाएगा 4/36। सम इज इक्वल टू 6 1 2 3 4 एंड 5, सो 5/36। सम इज इक्वल टू 8, ये 8 है जनाब। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर आ जाएगा 5/36। सम इज इक्वल टू 9 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4/36। सम इज इक्वल टू 11 5 6 एंड 6 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/36 एंड 1/36। ओनली वन आउटकम, द सम इज 12। ये था जी कितने क्वेश्चन से, तकरीबन 11 क्वेश्चंस बन रहे हैं मुझे लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट्स मीन 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 55 क्वेश्चन बना लेंगे आप। वेरी गुड, 55 क्वेश्चन इसके बनाएंगे। कैसे? सम इज इक्वल टू 2, सम इज मोर देन 2, सम इज लेस देन 2, सम इज एट लीस्ट 2, सम इज एट मोस्ट 2। तो जब इज इक्वल टू, मोर देन, लेस देन, एट लीस्ट और एट मोस्ट का लफ्ज़ बनेगा तो 55 क्वेश्चंस बनेंगे। ये 11 क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं जो हमने किए हुए हैं। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज मोर देन, सम इज मोर देन 2 जी, 2 से ज्यादा, सम इज मोर देन 2, 2 नहीं 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 6 सारे। तो 2 वाले कितने, 1 और 1 वो निकाल दें, तो मोर देन 2, सिर्फ 2 नहीं लेना, 3 वाले आउटकम, 4 वाले, 5 6 7 और 12 वाले, तो टोटल 36 थे, उसमें से सिर्फ ये निकल गया। तो आंसर क्या आया यहाँ पे 35/36। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम इज मोर देन 3, 3 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी। अब ये 2 वाले जिनका सम 2 है वो भी नहीं लेना और जिनका सम 3 है वो भी नहीं लेना, मतलब 1 2 3, ये 3 छोड़ देंगे, 36 में से ये 3 निकाल दें तो बाकी कितने बचे 33। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 33/36। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी सम इज मोर देन 4, फिर प्रोबेबिलिटी sum is more than 5, probability sum is more than
6. Probability sum is more than 7. Probability sum is more than 8. Probability sum is more than 9. Probability sum is more than 10. फिर probability sum is more than 11. Probability sum is more than 12. ये हमारे पास 11 सवाल बनेंगे। अब आप बताएं मोर देन 12, मोर देन 12 से ज़्यादा कोई सम है? ऐसा कोई आउटकम जिसका सम करें तो 12 से ज़्यादा हो जाए? तो 6 ज़्यादा से ज़्यादा 12 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0/36। मोर देन 11 से ज़्यादा, 11 तो ये है, 11 से ज़्यादा सिर्फ 12 है, वो एक आउटकम है। हम यहाँ पे 1/36 लिख लेते हैं। सम इज़ मोर देन 10, ये 10 है। 10 से ज़्यादा 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/36। फिर इस तरह सम इज़ मोर देन 9 से ज़्यादा, ये 9 है। 9 से ज़्यादा वाले यानी नीचे वाले 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6/36। इसी तरीके से सम इज़ मोर देन 8 शामिल नहीं है, 8 से ज़्यादा वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10/36। सम इज़ मोर देन 7, सम इज़ मोर देन 7 यानी ये 7 वाले नहीं, तो यहाँ तक तो 10 हो गए थे। 11 12 13 14 एंड 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/36। सम इज़ मोर देन 6 से ज़्यादा वाले यानी ये 6, तो यहाँ पे 15 हो गए थे। 17 18 19 20 21 एंड 22, यहाँ पे दोबारा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21/36। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21, ठीक है जी। इसके साथ हम देखते हैं सम इज़ मोर देन 5 से ज़्यादा वाले। 5 से ज़्यादा का मतलब है 1 2 3 4 5 6 छोड़ दें। 36 में से 6 छोड़ दिए तो बाकी हमारे पास कितने बचे? 30/36। सम इज़ मोर देन 4, सम इज़ मोर देन 4, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 30 तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 30/36। यहाँ पे सम इज़ मोर देन 5 से ज़्यादा, ये 5 है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26/36। ये हमारे पास मोर देन वाले 11 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपने लेस देन वाले आपने खुद करने हैं, तो एटलीस्ट वाले इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।